तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, यानी कि हंसते हुए अकेलापन। चैप्टर का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। किनके द्वारा लिखा गया है? तो मल्लेज के द्वारा लिखा गया है। इनको टोटल आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है? तो टोटल यहाँ पर जो होता है, हम और सब्जेक्ट यानी कि आपको लाते हैं, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? तो फिर स्टार्ट करें। और कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हम लेखक परिचय लिखाएंगे, ठीक? जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक? तो पहले लेखक परिचय, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक? ये सारा के सारा बुक से ही हम यहाँ पर उतार लिए ताकि आपको फ्लैश दिखे, ठीक है? तो चलिए फिर, रेडी है आप लोग? तो कॉपी और कलम निकाल लीजिए, उसके बाद ही इस क्लास को देखिएगा, ठीक? और नहीं तो आप अभी कॉपी कलम ले लीजिए, ठीक? और नोट बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक? इनका लेखक कौन है? तो मलियस। कौन है? मलियस। यानी कि मलियस के द्वारा जो लिखा गया है, वो हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखा गया है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, मलियस की जीवनी। क्या हेडिंग डालिएगा? मलियस की जीवनी, ठीक? और वहां से डैश दे करके लिखिए, ठीक है? चलिए लिखिए। मलियस का जन्म 1935 ईस्वी में महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मलियस का जन्म 1935 ईस्वी महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव थे। इनके मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव थे। इनके माता का नाम प्रभावती एवं पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा है। इनके माता का नाम क्या है? प्रभावती। और इनके पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक है? इनकी शिक्षा अंग्रेजी में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से इन्होंने यानी कि अंग्रेजी में एमए किया। अंग्रेजी में एमए किया। उनके बाद छात्र जीवन में ही ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। कौन सा? क्षय रोग, यानी कि जिनको हम लोग टीबी बोलते, क्या बोलते हैं? टीबी, ठीक है? उसके बाद ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट करके निकालना पड़ा, और शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। देखिए, यहाँ पर कितना बड़ी बात है। एक फेफड़ा न होने के बाद भी इन्होंने इतना काम किया। तो हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती है कि कम से कम स्वस्थ हम लोग तो है और कभी कम कर सके, ठीक? अंतर्मुखी प्राय अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजीविषा धर्म गंभीर एकांत के लिए और मितभाषा। उनके बाद प्रमुख कृतियां इनका लिखिएगा। कृतियां लिख करके डैश दीजिएगा। तो लिखिएगा, जख्म पर धूल 1971 में, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ 1980 में, कविता से साक्षात्कार 1989 में, संवाद और एकालाप 1984, रामचंद्र शुक्ल 1987, हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982,
और डायरी 5 खंड का संपादक नवंबर सिन्हा। तो मलयज जो है एक कवि के रूप में यानी कि 1960 के आसपास आए। तो आप नोट डाल के लिखिएगा कि मलयज कवि के रूप में 1960 के आसपास में आई। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। हम कहाँ चलते हैं? चैप्टर पे चलते हैं। तो डायरी लेखन मेरे लिए एक दहाका हो, जंगल हो, या एक तटस्थ घोषणा नहीं, जिसमें अपने घर पर घुसे मैं जब चाहूं चुपके से पड़ा रहूं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी है, मेरे संघर्ष का प्रवक्ता है, यही मेरी सुरक्षा। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच, यानी कि रुचि। डायरी जो है, कभी कहते हैं कि मेरी जो डायरी है वो एकदम दहकता हुआ जंगल जैसा हो, चाहे घोंसला हो या नहीं, जिसमें अपने पर सिर जब मैं चाहूं चुपके से पड़ा रहूं। डायरी मेरे कर्म का साक्षी। कवि को लगती है कि डायरी जो है वो कर्म की साक्षी है, मेरे लिए संघर्ष की प्रवक्ता हो, मेरी यही सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच होती है। रानीखेत जगह का नाम है, रानीखेत जगह का नाम है। यहाँ से 14 जुलाई 1956 को सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मिलिट्री की छावनी के लिए पूरे ईंधन सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं। वो की पूरी हड़े तो नहीं, लेकिन चारों ओर से सड़सठ पेड़ों में मानो उदारता वैसा में थोड़ी सी हरित आभा प्रदान कर उन्हें अपनी गिरने में लगा लिए। यानी कि पेड़ सब काटा जा रहा है पूरे ईंधन के लिए। छावनी जो है मिलिट्री की छावनी, उनके ईंधन के लिए, यानी कि जो आग होता है जलाने के लिए। अपने उदार और विशाल और प्राणवान गिरोह में उस गिरोह की आत्मा एक को है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तब भी एक भाषा में कोहरा है। खूब घना, खूब सफेद दृष्टि से विस्तार के बीचों बीच कच्चे फीते की तरह काट लेता है। यानी कि जब ये बोलते हैं तो एक भाषा में रहते हैं। वो आत्मा जो है एक गिरोह में है, उसकी आत्मा जो है एक नाद प्रकार की है। किंतु ये ध्वनियां जो है, इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर पुस्तक दस्तके, यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टांगे उस कुमाऊं बलोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है, यह कोने में टिका कर रखी हुई इस ऊँट की छाल रही कांपती क्यों। नोटबुक के पन्ने यूं बेतरफ फड़फड़ाते क्यों हैं, जिनमें बेशुमार पतियों के फूल की रेखा कृत स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। यानी कहने का मतलब है कि लेख जब लिखा जाता है तो उसमें एक याचनाएं होती है। नोटबुक यानी कि पन्ने जो थे बार बार फड़फड़ा रहे थे। कभी सोचते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। उस गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। मौसम एकदम ठंडा हो गया,
बूंदा-बूंदी हवा और बारिश भी चल रही थी। एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो, वह खुद ठंडा हो। यानी कि एक कलात्मक के लिए, कला लिखने के लिए वह उसमें आग ज़रूर हो, लेकिन साथ ही साथ पानी भी हो ताकि वो ठंडा हो जाए। अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल सामने बाईं ओर से गयारा अथवा देवदार है। पूरे 11 गिनकर जैसे एकादश रुद्र खामखा ही सोचता हूँ कि वे 10 क्यों न हुए या 12, 10 क्यों न हुए या 12 क्यों हुआ। नहीं, जब भी उधर से गुजरा मैं यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हूँ। किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि एक सूख और भड़कीले रंग संवेदनाओं की बड़ी तेजी से उभरते हुए बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं। यानी कि लेखक जब उधर से गुजरा तो उनको ख्याल आया कि किस कदर, यानी कि चित्रकारी जो है उसका सिद्धांत पढ़ते पढ़ते मालूम की शोक में आ जाते हैं, भड़कीली संवेदनाओं में आ जाते हैं और फिर बड़ी तेजी से उभरते हुए बड़ी तेजी से चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं और उतने ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर भी खींचते हैं। यानी कि जितना बढ़ते हैं उतना ही नीचे भी खींच लेते हैं। मैं संयत हूँ, यानी ठंडा। अभी जब बाहर से निकला हूँ तब खूब घना और सफेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा और सब ओछा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण वह भविष्य जो फीते की तरह बीच से ही कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन के लिए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोहरे की ताजीब ताबीज में तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाला जाड़ों के लिए भी चाहिए। यानी कि पेड़ जो काटा जा रहा था तो वो पूरे समय के लिए काटा जा रहा था। तो ये 16 जून की बात है। अब 18 जून 1957 में देखिए, एक खेत में मोड़ पर बैठी कौवे की कतार देख करके उम्र फसल पककर सबने का सुहाना रंग का जर्द चल पड़ा। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसे अनुभव की किताई छिलके उतार फेंके हैं। विगत हुए मूल जिन पर बचपना कभी शांत धरता था, कितने बेईमानी भोथरे हो उठे। जैसे वह जड़ से पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास का एक सीमा उधर हवाओं में एक ऐसी महक है, धरती के में एक ऐसी चिल्लक और फसलें भी कट भी नहीं पाई। जड़ों को उखाड़ किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं और बाट बखेड़दार प्रश्न है कि बोले गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर में नोच लिया। 4 जुलाई 1962 की बात है। कसौटी आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, यानी कि कोई चिट्ठी नहीं आई। तबीयत किस कदर बेजार हो उठा, दोपहर तक की आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, लेकिन अभी तक चिट्ठी आया नहीं था। भारी भड़कम दोपहर समय बीतता जा रहा था, कुछ नहीं होता तो इतनी भी ताब नहीं था अभी ना कि डाक घर में ही जाकर पूछ आऊं। यानी अभी ताब नहीं था कि मतलब कि वहां से जाकर के पूछ आए। अजब सी बेचैनी मन में होती थी। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे नहीं कर इन भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और सब रचना सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशा आशंका में हरदम झूलता रहने वाला मन जिसमें
हर आहट रहस्यमय लगती है, हर खटका चौंका जाता है। हथखेलियां करती हुई हवा कंफ्यूसिया सी करती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हो। 5 जुलाई 1962 की बात। कौसानी कौसानी कल यहाँ की सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया। प्राय हुए और मैं एक ही समय शाम को वहाँ अखबार देखने पहुंचे थे। कल पुस्तक को छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे, तो वे बरबस ध्यान से खींचा गया। परिचय पूछा तो बताया कि बलभद्र ठाकुर है, यानी कि लेखक ने परिचय पूछा तो बताया कि हम कौन है, बलभद्र ठाकुर है। नाम से अपरिचित नहीं था। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी, यानी कि उनका एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखा हुआ था। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल कर वे धीरे धीरे आत्मशाला की मूड में उतर आए, यानी कि वे आत्मशाला के मूड में उतर गए। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसे स्वागत हुआ, किस बड़े ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मंगाकर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौट आया है। यानी कि उनका पुस्तक जब पढ़े तो जो पढ़े वो लौट आया ही नहीं। आदि की प्रसन्न उत्साह सुनते सुनाते रहे, सुनकर रस आता रहा। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्भ से भर उठी थी। ठिकाना बैठा होगा, शरीर रंग सांवले थे, से कुछ अधिक लुंगी और जैकेट पहने हुए थे। 7 बज रहे थे। टाइम खाना भी पकाना था, क्योंकि भूख भी लग गई थी। अतः विदा ली और शाम को घटा उंगली थोड़ी बारिश होने लगी थी। करीब यानी कि घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। घर की बुद्धिमान जीवट की कामकाजी महिला है और उनका एक स्केच बिछाकर बनाए और उन्हें दिया। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था, यानी कि उनका जो मकान था वो एक रंगीन स्केच बनाया था उसपे। जगत सिंह की भाभी ने तो मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाना सुनता रहा, उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा अपनी स्थिति के अनुकूल। और वह तो मैं देख ही रहा था कि मेहमान नवाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। और उनके और उनका सिर्फ किरायादार नहीं था कि एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ, इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं भूला गया। यानी कि लेखक कहते हैं कि हमको दुख इस बात का हुआ कि हम इस परिवार के साथ पहले भूल में क्यों न गए। अब तो शायद परसों ही चल देना होगा, यानी कि परसों चल देना होगा। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापक से परिचित टिपिकल पहाड़ी जन, सीधे साधे तरल, बिल्कुल पानी जैसे हैं, जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाए तो बुराइयाँ बल्कि कमजोरियाँ कहना अधिक उचित होता है, यानी कि बुराइयाँ नहीं कमजोरियाँ थी। वैसे उचित होगा ऐसा कि प्यार करने की तबीयत हो, कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं, अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहते थे। अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रीजन है कि स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वो अखड़ता नहीं। और यह नहीं कि अखड़ना किसी अंतर स्फूर्ति का कारण न होकर अपना एक ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक
बेबूझ और सर्द आह छोड़ जाता है, उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, सब कुछ यूं ही चल रहा, वो कट गई, बाकी जो है वो कट जाएगी। यानी कि ये पछताते नहीं था कि हाँ जो हुआ चलो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सारा के सारा दिन तो कट गया और बहुत ही ज्यादा कट गया, और जो बचा हुआ होगी तो भी क्या होगा, कट जाएगा। शाम के समय था, बहुत प्यारी गंध आ रही थी हवा मेरे बांझे तक आती है, इनकी कोमल मिठास लिए उनकी आंखों में खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है। यानी कि उनके आंख जो होते हैं क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। उनके बाद दिल्ली 30 अगस्त 1976 को जाती है, तो सब बेचती लड़की कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काट कर ग्राहक को चखाती। ये 4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी कर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया और खुद ही चख लो ऐसे बोले। सेब वैसे तो मीठे थे, उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म पहले ही जान चुका था। और वह 7-8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी, जिसे हाल में ही दुकान संभालना दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक और जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मैंने उसके पतले लगभग झगड़ाई जिसमें उसके खुली कलाइयों को देखकर उन सबों की तरफ जिसके देर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। यानी कि नई नई दुकान खोली थी, लड़की 7 साल की थी, और ये ग्राहक को एकदम बेधड़क बोल देती थी कि मेरा सामान खराब नहीं है, तुम्हें शक है तो क्या करो, ये अपने से चख लो। ये अर्थात की ठीक है। 10 मई 1978 को क्या होता है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यह आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये मेरे बच्चे रचे हुए यथार्थ है, इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं, और ये सब मुझे रचे जानकर जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए, और अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ। यानी कि ये सब यथार्थ को जीता है और मैं अपने यथार्थ को रच दिया उसे। उसका दबाव अपनी नारी के प्रति बल महसूस करता हूँ। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग। यहाँ लेखक कहते हैं कि रचा हुआ जो यथार्थ है वो भोगे हुए यथार्थ से क्या है, अलग है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और दूसरे रचे हुए यथार्थ का हिस्सा दूसरे को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरे को दिए हुए हिस्से यथार्थ के साथ ही काम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी दृष्टि करता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यानी कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम क्या है, संसार। इस संसार से संतृप्ति एक रचनात्मक कर्म है। यानी कि ये संसार में सिर्फ कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वो जीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त ये रचा जाता है, भोगा जाता है संसार है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से दूसरे का होने है, दोनों की जड़ें एक दूसरे में है, और वहीं से वो अपना पोषण है, रस खींचते और दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते भी हैं और दोनों एक दूसरे को
बनाते हुए मिटाते दो मिनट। 11 जून 1978 को मेरे भीतर इन कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ जो लिखता हूँ, अगर उसमें शब्द अधिक है तो अर्थ कम, या अगर ज्यादा है तो उसके हिसाब से कम पढ़ रहे हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है, इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि मुश्किल है। लिखना मात्र एकदम तटस्थ है कि मन लगता है। डायरी लिखना भी कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। मैंने कविता के मूड में क्या लिखा? डायरी लिखी। तब अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी मापक के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं। एक को यानी कि पकड़ते ही तो दूसरा अपने क्या होता है? पकड़ा जाता है। ठीक, जिस पल वे एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं वो आकाश होता है और उसमें बिजली की फूल की तरह खिल जाती है। जिस पर शब्द और एक अर्थ एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं वो धरती क्षण होता है। इसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है और अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत होता है। सुरक्षा डायरी में भी नहीं है, वहां सिर्फ पलायन है। यानी कि सुरक्षा जो है वो डायरी में नहीं होता है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकता है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं, अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। एक पल पर धुधकी हुई जो चुनौती होती है उसको झेलने में, लड़ने में, पीसने में और कटने फटने में, उसको बचाने में, अपने को सीने में नहीं है। जो कुछ लिखता हूँ वो सब रचना नहीं होता, ये पृष्ठ तो और भी नहीं। जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीच नहीं होता। उस भोग के अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले और मुझे भी उसके आगे ले चले, चाहे एक संभावना में वही रचना हो, से सिर्फ दस्तावेज हो, लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है, क्योंकि दस्तावेज का रचना कच्चा माल सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का एक अनुभव है। रचना रूपी जो करेंसी होती है ना, उसका वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है, वह मिट्टी है, जिसके बिना न बीज की सत्ता और न बीज अपने को चरितार्थ करता है, न रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी की अतीत को सुगुड़ाता है। जंगल से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई और धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तस्वीरें। तीसरे पहर का हवा शीतल और स्वच्छंद, इसकी कोई राजनीति नहीं है। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप: बुरी बुरी बीमारियों का डर। घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है कि कहीं से कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो, और तब मैं क्या करूँगा? उसे किस अस्पताल में ले जाऊंगा? इलाज की कैसी व्यवस्था करूंगा? इसी डर की वजह से कितने कितने घंटों में तनाव में गुजरे रहे और एक पत्ते की तरह कांपते हुए ओठों में प्रार्थनाएं गिड़गिड़ाते हुए किसी की संकट के यह क्षण काटे। बाहर गए तो आदमी को जब घर लौटने में देर होती
तो उसके लौटने की संभावना भारी भी बीतने लगती थी। मन डर से घिर जाता था। मन तमाम तरह की अभिप्राय कल्पना करने लगता था। फिर अंधेरे से प्रार्थनाएं समय बीतते जाने का एहसास मासूम में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता था। प्रतीक्षा का डर फिर जब लगता कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई तो समय गुजर गया। जब बाहर वाला आदमी लौट कर आता है तब सही सलामत नसों की तनाव दिल की जो धड़कन होती है वो छूट जाता है। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम के अंधेरे और भीड़ आने के बाद एकाएक जब वह नहीं दिखता तो बोले कि कहाँ गए, कि आप लाहट और कोई उत्तर देने तक न पाता डर के बदले बदलने लगती है। इतना मन इतना कमजोर हो गया कि उससे डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। यानी कि लेखक को बार बार ये यानी कि जो खराब यातनाएं जो होती है ना सोच, वो अपना सोचने लगते हैं, डरने लगते हैं। जब अपने को काटता पीटता हुआ यह एक दुनिया आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ लक्ष्य को छूटने को फंसा हुआ रहता है। चलिए उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर है। तो डायरी क्या है? तो अब सिर्फ भाषा के बाद लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये जो भाषा की बात है उनको बनानी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इनको बना लीजिए। तो फिर अब चलते हैं। हाँ, इस तरह से चलता तो जो है ना क्वेश्चन आंसर आगे हम करेंगे, पहले इनको खत्म कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं। अपने वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा।